सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है पूरी तरह से कि पाकिस्तान की मईशत को संभाला जा सके और इस सिलसिले में बड़े भरपूर तरीके से कोशिश भी की जा रही है, इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। IMF के साथ डील की जा रही है। और फिर अभी हमने रिसेंटली देखा कि सऊदी वफ़द पाकिस्तान आया, उसके बाद ईरानी सदर का बड़ा ही अहम दौरा था पाकिस्तान का, और फिर ख़ुद वज़ीर आज़म आज कराची में मौजूद थे जहाँ बिज़नेस कम्यूनिटी से उनकी मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में न सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम की बात हुई बल्कि उनको मशवरे दिए गए कि सियासी इस्तेहकाम भी किस तरह आ सकता है, चूँकि मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम दोनों आपस में नथी हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त तक इकनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, ये अपनी जगह पर एक बड़ा सवाल है। जब वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी से तो वहाँ पर आरिफ हबीब जो कि पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन है, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया कि माजी में आपने बड़े कामयाब हाथ मिलाए हैं और जो हाथ आपने जिससे भी मिलाया उसमें आपको कामयाबी मिली, तो आप 2 हाथ मज़ीद मिलाएं। और वो 2 हाथ किससे मिलाने का मशवरा दिया गया, वो एक पड़ोसी मुल्क यानी भारत के साथ तिजारती रवाबित की बहाली का इशारा था। और दूसरा था अडियाला के मकीन और ज़ाहिर के बानी चेयरमैन वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक तलखी है, जो एक कशीदा सी सूरत हाल है, जो एक तनाव की कैफियत है वो बढ़ती जा रही है, चूँकि 8 फरवरी के इंतखाबात पर अपोजिशन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब वो सड़कों पर आ रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में क्या तरक्की के साथ साथ ये जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हासिल हो सकेगी, उसके लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में कितना चैलेंजिंग ये हुकूमत के लिए काम होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दानियाल अजीज़ साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। इस वक्त हुकूमत की ज़ाहिर है कि जो सबसे ज़्यादा कोशिश है वो किसी तरह मईशत बेहतर हो जाए, जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में बेहतरी आना शुरू हो जाए। लेकिन जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की इस वक्त सूरत हाल है वो कितनी मुश्किल ला सकती है आने वाले दिनों में हुकूमत लिए। अपोजिशन सड़कों पर आ रही है, तहरीक का आगाज़ करने जा रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रही है, इलेक्शन को दोबारा करवाना चाहती है। तो क्या मंजरनामा आपको अगले चंद दिनों में नजर आ रहा है? जी, मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन हुआ था इसमें अगर ये फ्री एंड फेयर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें तो सियासी इस्तेहकाम की शायद कोई रास्ता बन जाए। लेकिन जिस तरह से ये कर रहे हैं कि धड़ाधड़ जो लोग इलेक्ट भी हो गए हैं तमाम तर गलतकारियों के बावजूद, उनको रिकाउंटिंग के ज़रिए और दूसरे तरीक़ों से, और ख़ास तौर पे इस बाई इलेक्शन में जिस किस्म का सलूक किया गया है और जिस किस्म की गुंडागर्दी हुई है, मैं समझता हूँ कि इससे तो बिल्कुल इस्तेहकाम नहीं आना बल्कि मज़ीद एक चोट मिल जानी है सियासी इस्तेहकाम को। तो मेरे ख्याल में इनका इरादा ही नहीं है। ये समझते हैं कि हर चीज़ बुलडोज़ करके, हर चीज़ को धौंस धांधली के ज़रिए से सामने ला के तो ये समझते हैं कि इनकी कोई पारसा शक्ल निकल आएगी। ऐसे हरगज़ नहीं होना। लेकिन जो मुझे ज़्यादा फ़िक्र है वो इस बात की है कि फ़र्ज़ करें चलें ये हुकूमत में आ ही गए हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनकी कारकर्दगी का क्या ऐसा कोई सबब बन सकता है कि जिसके बीच में से लोग जो हैं समझें कि शायद कोई रास्ता निकल आया। ऐसा हरगज़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप महंगाई की शरह देख लें, आप बेरोज़गारी की शरह देख लें, आप क्राइम रेट देख लें, आप पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, आप जो रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई अब तक। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, FBR का ये बार बार कान पक गए हैं सुन के कि जी हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने एक डेडलाइन दी जो शायद 1 हफ्ते बाद ख़त्म होने को जा रही है कि जो रिटेलर्स हैं वो आके अपना टैक्स जमा करवा दें। आपको पता है कितने टैक्स लोग जमा करवाए हैं पूरे पाकिस्तान में से रिटेलर? आप गैस करें ज़रा। चंद सौ की तादाद है जी, बिल्कुल चंद सौ की मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक जमा करवाए। 50 पूरे पाकिस्तान में से। यानी इतना बुरी तरह, जैसे कि ये बिल्कुल अनाड़ियों की तरह चीज़ों को। और वो जो साहब ये लेके आए हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि सितंबर 2025 तक महंगाई जो है ये 5 से 7% तक आ जाएगी, जबकि स्टेट बैंक ने अभी IMF ने अभी रिसेंटली अपनी इन्फ्लेशन की जो प्रोजेक्शंस हैं अगले साल के लिए वो बढ़ा दी हैं और 12% से ऊपर कर दी हैं अगले साल के एंड तक। यानी 2025 जून तक जो है वो कह रहे हैं कि ये महंगाई की शरह होगी, तो 2 महीने में वो 7% गिर जानी है। यानी ऐसी अजीब अजीब बातें ये बता रहे हैं जो कि मतलब समझ में नहीं आने की। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी हम ये 1.7 ट्रिलियन जो टैक्स
ट्रिब्यूनल्स में फंसा हुआ है, ये हम हासिल कर लेंगे। और ये 590 अरब जो है जो बिजली की चोरी का है, ये हम हासिल कर लेंगे। बिजली की चोरी में से पिछले पूरा साल गुजरने के बाद इनसे सिर्फ 58 बिलियन इकट्ठा हुआ है और आगे इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हमें बताया जाता था कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत जो है ना हम ये कर रहे हैं, जिसमें तमाम महकमे जो भी मुतलका थे, चाहे वो पटवारी साहब हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो असिस्टेंट कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, वापडा इटसेल्फ हो, डिस्कोज हो, नेपरा हो, जितने भी हैं कि ये पैसे हमने इकट्ठे करने हैं। तो उसमें से 590 में से सिर्फ 58 जो है ये कामयाबी से हासिल कर सकें, जो कि ना होने के बराबर है। तो ये भी फेल हो गया। तो फिर अब मुझे बताएं कि ये करना क्या, कौन सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? आज तक हमें बताया जा रहा था कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेट आ रही है। अब पता चल रहा है कि डायमर बादशाह के लिए ये 5 अरब का लोन मांग रहे हैं। तो लोन तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोन तो वो है जो आपने वापस करना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो उस इन्वेस्टर के रिस्क पे आया हुआ है और वो कमाई के पीछे ये पैसे डाल रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी को तवक्को ही नहीं है कमाई की पाकिस्तान में से। तो फिर कहां से पैसे? अभी जो रिसेंट पास में जो पेशरफ्त हुई है, जिस तरह सऊदी डेलीगेशन आया, अभी ईरानी सदर जिस तरह बड़ा अहम दौरा करने पाकिस्तान आए, तो इन दौरों से भी फिर आपको कहीं कोई उम्मीद या इसमें कोई इनकी इंटेंशन नज़र नहीं आ रही? चूँकि बड़ी उम्मीद लगाई हुई है कि रेकोडिक में सऊदी अरब 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा और फिर वो मनसूबा जब आगे बढ़ेगा तो उससे पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। तो वहाँ से भी आप कोई इन्वेस्टमेंट आते नहीं देख रहे हैं? मुझे हैरानगी होती है। आपको पता है कि बहुत सारे मल्टीनेशनल्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। 50 साल के बाद तकरीबन सारे ही इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं वो चले गए। और अभी आपने देखा शेल कॉरपोरेशन भी जा रही है। तो ये क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इंतज़ामिया जो है वो आनन फानन प्रॉफिट रिपेट्रिएशन पे कट लगा देती है कि जी ये पैसे आप वापस नहीं भेज सकते। जो उनके अपने कमाए हुए पैसे हैं उनको वो हार्ड करेंसी में कन्वर्ट करके तो अपने मुल्क भेजते हैं, जो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, क्योंकि अपना टैक्स उन्होंने पूरा दिया हुआ है। तो उनको ये कहते हैं कि आप नहीं भेज सकते। तो वो फाइनली तंग आके उनकी सारी प्लानिंग तबाह हो गई, वो चले गए। और जो इन्वेस्टर आप बुला रहे हैं वो भी यही सवाल पूछते हैं सबसे पहले कि आप ये बताएं कि हमारी जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन है क्या आप उसको गारंटी कर सकते हैं? आपके पास तो पैसे ही नहीं है। तो कल को जब आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हम अपने पैसे जो कमाए हुए हैं वो ले जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ तो रहना नहीं है आपके मुल्क में, तो वो फिर आप स्टॉप लगा देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप फ़र्ज़ करें 1 मिनट के लिए, ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब 100 बिलियन हम ले आएंगे। फ़र्ज़ करें 100 बिलियन आ भी जाता है तो 20% रिटर्न जो है किसी आम भी कारोबार पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कम से कम हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं तो कम से कम आपको सालाना 20 अरब डॉलर तो चाहिए ना, जो वो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन करेंगे 100 बिलियन के पीछे, क्योंकि उसका 20% 20 अरब डॉलर बनता है। तो वो 20 अरब डॉलर कहाँ से आने? इनके पास तो है ही नहीं। ये तो 10 पे खड़े हुए, ये तो अपना कर्जा नहीं उतार सक रहे। तो कौन सी ये ख्वाबें दिखा रहे हैं लोगों को कि ऐसे होगा वैसे होगा? ये आपको पाकिस्तान की जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उसके ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। और वो आपकी लेबर है जो कि टिपिकली इतनी एजुकेटेड नहीं है, और साथ में आपके जो रिसोर्सेज हैं जिसके पास आपका बिगेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड है। लेकिन कोई भी आपका मालियाती इदारों में से या आपकी इंतजामिया में से एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर आपने कतकने लगाई हुई हैं। तो जितनी देर तक बैंकिंग रिफॉर्म नहीं होगा ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दानिश साहब, ये 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए 2023 में, तो वो तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने आए थे। उनके आने के बाद तो इलेक्शन कैंपेन भी उन्होंने रन की और वो पाकिस्तान को नवाज दो का नारा वो लेकर आए। तो अब जब मैंडेट मुनक़सिम हुआ, उस तरह का मैंडेट नहीं मिला, वो वज़ीर आज़म नहीं बने, तो ये उसके बाद फिर ये खराबियाँ अपनी शिद्दत की तरफ जा रही हैं, या अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होते तो भी सूरत हाल कमोबेश यही होती, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी थी? आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जी आप सारों को बैठा दें, आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें, बिलावल साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को। मुझे बताएं हल क्या है इनके पास? ज़रा बता देना। 15 मिनट की स्पीच में या टीवी पे इनका मुकाबला करवा दें कि बेरोज़गारी नौजवानों के लिए इनके पास क्या हल है। सिर्फ रेवड़ियाँ बांटने, सोलर पैनल बांटने से या थैले आटे के बांटने से तो ये काम नहीं होना, या फ्री वाईफाई लगाने से। तो फिर इनको स्ट्रक्चर का ही नहीं पता पाकिस्तान की इकोनॉमी का, इनको फाइनेंस का ही नहीं पता। इनके पास ये जो पीपल्स पार्टी, इनके पास तो फाइनेंस मिनिस्टर है ही नहीं अब, और पहले भी इनको मांगे के दिए थे, वही मांगे के फाइनेंस मिनिस्टर पीटीआई को फराम कर दिए गए थे, और वो दोनों अब चले गए हैं। अब ये साहब आ गए हैं, ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फाइनेंस मिनिस्टर था उसको तो लगा दिया फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो ये साहब आ गए जिनको पता ही नहीं था जब मैनिफेस्टो बन रहा था कि उसमें क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा। तो ये पाकिस्तान का जो क्राइसिस है बेरोजगारी का और महंगाई का, इसके लिए इनके पास कोई हल नहीं है, किसी के पास भी।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक नई कोई कोशिश करनी पड़ेगी जिससे पाकिस्तान की आवाम को कोई निजात मिले और मुस्तकबिल की कोई रोशनी नजर आए। इस तरह इकोनॉमी का स्ट्रक्चर समझने के लिए ये मुतल्लिका तजुर्बा चाहिए या फिर वो इंटेंशन चाहिए? अब जिस तरह मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आला पंजाब लगाया गया है तो ज़ाहिर है उनके पास वो मतलूबा तजुर्बा तो नहीं है। अब इंटेंट पर उनकी ज़ाहिर है कि शक नहीं किया जा सकता, दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। तो अब उनकी कारकर्दगी फिर आप कैसे देखेंगे? अगर वो पंजाब में परफॉर्म नहीं कर पाती तो ये दरअसल उनका फेलियर होगा या वो नून लीग का फेलियर होगा या पार्टी लीडरशिप का फेलियर होगा कि जिसने फिर उनको वहाँ पर लगाया? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है जी कि ये अनफॉर्चुनेटली वो चीफ मिनिस्टर तो बन गई हैं और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतज़ामिया के हाथ में ये माचिस बन चुकी हैं। अच्छा। उसकी वजह ये इनको पता ही नहीं है कि इंतज़ामिया के अंदर सियासत क्या है, और सिर्फ 2-4 ब्यूरोक्रेट्स के नाम जो लॉयलिस्ट हैं वो जानने से आपको सारे महकमों के नाम और पाकिस्तान की इंतज़ामी तारीख का पता नहीं चल जाता। और ये जो इन्होंने अभी ऐलान किया है कि ये इन्फोर्समेंट का निज़ाम बना रहे हैं तहसील और ज़िला में, जिसके पास अरेस्ट पावर्स होंगी, तो आप एक दूसरी पुलिस बनाने को जा रहे हैं असल में। और जब आप पुलिस बनाते हैं तो फिर वो जो गिरफ्तार होंगे उनको आप कहाँ पर रखेंगे? उन्हीं थानों में जहाँ पर मौजूदा पुलिस काम कर रही है, या कोई नए थाने बनेंगे उसके लिए? और जब वो बन जाएंगे तो फिर जब आप इनको अदालत में पेश करेंगे तो फिर वहां पर प्रोसिक्यूट इनको कौन करेगा? यही प्रोसिक्यूशन सर्विस होगी या कोई और होगी? क्योंकि ये वाली तो पुलिस के साथ पहले ही मुंसलिक है। और दानिश साहब, जब ये एक ज़मीनी सवाल भी है इस सिलसिले में, कता कलामी की माजरत, लेकिन एक मिनट के लिए तो पुलिस डिपार्टमेंट पर बड़ा सवाल या निशान नहीं होगा जी कि ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इनको अंदाजा नहीं है कि ये इंतज़ामिया के जो काले धन है और काले खेल हैं ये कहाँ तक इस मुल्क को ले गए थे और ले जाने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। सही। अब ये एक फोर्स अगर ये तश्कील पाती है तो ये तो पुलिस तो पहले ही मौजूद है, अमन व अमान कायम करना और सारे मसाइल हल करना ये उसका काम है। तो ये दरअसल खुद उस पुलिस पर एक बड़ा सवाल या निशान नहीं होगा? उसकी कारकर्दगी पर आप अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं अगर इस तरह की फोर्स आप बनाते हैं? असल बात यह है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये महंगाई को जो ये चस्पा करके निर्खनामे और इस ज़रिए से कंट्रोल करना, दर हकीकत ये महंगाई को और बढ़ाती है। ये दुनिया में इस्टेब्लिश हो गया है, पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेज दिया हुकूमत को कि ये गैर आइनी है जो आप कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि मार्केट के ज़रिए गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है मार्केट में मुदाखलत करना, हमारा काम है रेगुलेट करना, बिजनेस करना आवाम का काम है। और दूसरी तरफ आप कहते हैं मार्केट ने हमें निजात दिलानी है और हमारी मईशत को ऊपर उठाना है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मार्केट के अंदर हमने पुलिस को सेट देनी है और सबको गिरफ्तार कर लेना है। जबकि असल में महंगाई जो हो रही है वो स्टेट बैंक पीछे बैठ के कर रहा है। उस बेचारे रेडी वाला का या उस कसाब का या उस बेचारे करियाना मर्चेंट को उनका कसूर नहीं है महंगाई का। महंगाई तो पीछे से स्टेट बैंक कर रही है और उन्हीं की जिम्मेदारी है कंट्रोल करना। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जब स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करती है तो वो शरासूद से कंट्रोल करती है। जब शरासूद बढ़ाते हैं तो इन्हीं के जो कारोबार हैं उनके ऊपर कतकन लगती है, यानी उनको किश्त ज्यादा देनी पड़ती है। तो वो कहते हैं कौम मर जाए, महंगाई होती चली जाए, कोई बात नहीं, हम इनको ढकोसले देते रहेंगे, कभी थैले बांट देंगे, कभी हम कोई नई पुलिस बता देंगे, हम आनियां जानियां देखें हमारी, और पीछे से स्टेट बैंक करता चला जाए और फिर हम कहेंगे जी हमने तो बड़ी कोशिश की थी क्योंकि हमारी जेब पे ना कट लगे। तो ये अवाम को इतना बेवकूफ ना समझे, ना ही आप बना सकते हैं। और इंतजामिया की ये कोशिश रही है महंगाई पर। जब भी नून लीग के चंद एक रहनुमा ऐसे भी हैं जिनसे आप सवाल करें, तो जावेद लतीफ़ साहब की आप मिसाल ले लें, राना सना साहब की मिसाल ले लें, तो वो लोग ये कहते हैं कि जी हुकूमत तो हम लेना ही नहीं चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती ये हुकूमत दी गई है, अब ये लेना नहीं चाहते थे या दे दी गई है तो अब तो आपने परफॉर्म करना है ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि चूंकि हमें ज़बरदस्ती दी गई है तो इसलिए हमसे ना ये आप सवाल करें। जिम्मेदारी तो फिर इन्हीं की बनती है महंगाई पर काबू पाना भी और इंतजामी मामलात को हल करना भी। तो ये तो नहीं परफॉर्म कर रहे, ये तो गोंगलू से मिट्टी झाड़ रहे हैं सिर्फ। आपका क्या ख्याल है ये जो 50 रिटेलर्स ने ला करके वॉलंटरी वो टैक्स दे दिया है, आपका क्या ख्याल है ये टैक्स नेट बढ़ गए? आपका क्या ख्याल है ये जो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच बता के तो ये पड़ गए हैं बिजली के बिलों के पीछे के जो चोरी है उसको रोकना है, ये कामयाब हो गए? ये दो महकमे, एक FBR और एक एनर्जी सेक्टर, ये दोनों अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डबोने के लिए, और इन दोनों में ये बुरी तरह फेल हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनकी सिमती दुरुस्त नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स से जो मार्केट बन चुकी है उसको कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में, EU में ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान में कोई अजूबा नहीं है कि हमें पहिया दोबारा से ईजाद करना है। ये वाज़े तौर पर पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इंसेंटिव्स अप्रोच से होगा। लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है उनकी सियासत जो है आवाम की सियासत की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा भारी है।
और इसलिए इंतजामिया की सियासत जो है वो बरकरार रहेगी, अवाम चाहे पिट मर जाए, जो मर्जी हो जाए। और चूंकि हमारे सियासियों को इल्म ही नहीं है कि ये इंतजामिया असल में चलती कैसे है, इन्होंने इसी इंतजामिया के आगे अपना हाथ बढ़ाना होता है कि जी ये कर दें वो कर दें, खुद तो ये करने के काबिल ही नहीं है, तो फिर ये खुद भी उस मसाइल का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, अब ये मसला है। जो इंटरनल इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, दानिश साहब, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन अब जो अपोजिशन अब सड़कों पर सामने आ रही है, तो ये अब हुकूमत के लिए अभी कितनी नई मुश्किल हो सकती है। अभी तो ये नई हुकूमत है, अभी 3 माह भी बमुश्किल इस हुकूमत ने पूरे किए हैं, और अगर ये चौथे माह ही अपोजिशन बड़ी तादाद में सड़कों पर हो, जिसमें स्ट्रीट पावर एक रखने वाली जमात JUI जैसी जमात भी सामने हो, जो कि पहले के हलीफ हैं, तो वो अब इससे फिर कैसे निपटेगी ये हुकूमत, जबकि ये अभी जो अपने मामलात हैं वही नहीं सुधार पा रही है। इसमें जी ये बार बार बात कर रहे हैं जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, एक मेज़ पे बैठते हैं, इतनी की प्यारी प्यारी गपशप, आप छोड़ दें जी, आप आवाम के साथ तो सच बोले ना। आवाम को आप कह रहे हैं कि फरवरी में महंगाई की शरह गिर गई है, क्योंकि जो नवंबर में 1000% आपने गैस की कीमतें बढ़ाई थी, वो आपने फरवरी में लाकर 380% कर दी बगैर किसी को बताए हुए, छुपके से, और वो बात पकड़ी गई। तो आप कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है। रमज़ान में सबको पता है कि महंगाई अरूज पे होती है, और ईद का जो हफ्ता था जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, उसकी आपने रिपोर्टिंग ही नहीं की, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की, जो गरीब आवाम के लिए ज़रूरत है। तो आपका क्या ख्याल है, लेबर फोर्स सर्वे आपने बनाया, साल हो गए हैं, क्राइम स्टेटिस्टिक्स आप छुपा रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना के आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करेंगे? बताएं इनको सच, क्या आपकी कारकर्दगी है, क्यों छुपा रहे हैं, ठीक है, क्यों झूठ बोल रहे हैं, क्यों गलत फ्रेब क्यों कर रहे हैं ये? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दानियाल अजीज़ साहब, सीनियर सियासतदान, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब से हुकूमत तश्कील पाई है उस वक्त से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुफाहमत की बात करती है, अपोजिशन को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अभी तक तो चलने को तैयार नहीं है, साथ उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। अब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बिज़नेस कम्यूनिटी की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि अपोजिशन की तरफ भी मुफाहमत का हाथ बढ़ाएँ, उनको भी मामलात में इंगेज करें, और फिर उसके बाद ज़ाहिर न सिर्फ माशी स्टेबिलिटी आ सकती है, बल्कि एक सियासी तौर पर भी एक इस्तेहकाम मुल्क में आएगा, तो उससे मईशत ऑटोमेटिकली दुरुस्त राह पर गामजन हो सकती है। अब कितनी काबिल अमल ये तजवीज़ है, अगर हुकूमत इस पर अमल करती भी है तो फिर अपोजिशन का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या जवाब होगा, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो शोएब शाहीन साहब, इससे पहले भी ये हाथ आपकी तरफ बढ़ाया गया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के चंद रोज़ बाद ही आप लोग को ऑफर की थी कि आएँ हमारे साथ हुकूमत बनाएं, उस वक्त आपने ना कर दिया। अब आज बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म साहब को ये तजवीज़ पेश कर रही है कि वो अडियाला के मकीनों से हाथ मिलाएं, और उसमें कामयाबी भी मिलनी चाहिए ताकि मुल्क माशी तौर पर भी आगे बढ़े, सियासी इस्तेहकाम भी आए। तो अगर इस तजवीज़ पर अमल होता है, आप लोगों के पास कोई इस तरह की पेशकश आती है, तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? देखिए, हमारे पास पेशकश आती है तो हम ज़रूर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि आप आइन को मुअत्तल कर दें, जंगल का कानून नाफिज कर दें, कानून को पामाल कर दें, और उसके साथ इंसाफ का जनाजा निकाल दें, कठपुतलियों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें, 180 सीटें जीतने वालों को आप घर बिठा दें, और जो रिजेक्टेड लोग हैं उनको आकर के आप इक़्तिदार दे दें। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, इनके सीटों को आप देख लें, सारे ये हारे हुए लोग हैं। इस्लामाबाद में मैं खुद जीता हूँ यहाँ 1,05,000 वोट लेके, जिसने 50,000 वोट नहीं लिए उसको उठा करके असेंबली में भेज दिया। और जिस तरह कराची का अशर किया, और जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जो कुछ तमाशा रचाया गया, जमहूरियत को तो एक ड्रामा बना के पेश कर दिया गया, और ड्रामे में भी कुछ किरदार ऐसे लगते हैं जैसे सच्चे हों, मगर यहाँ तो कोई सच्चाई नज़र नहीं है। सबके सामने या सबकी आंखों के सामने जो ड्रामा और बेईमानी और 2 नंबरी की गई, तो उसको हम कैसे तस्लीम करें? हमारा तो सिंपल है, आइन और कानून की पासदारी कर लें, आवाम को हक की हुक्मरानी दे दें, आवाम को हक की नुमाइंदगी दे दें। आवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसको वापस कर दें, हमारी सबसे सुलह है, आएँ बैठे बात करें, क्योंकि इसके बगैर ना तो आपके मुल्क में तरक्की हो सकती है, ना आपका लोकल इन्वेस्टर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ना आपको लेजिटिमेट कोई बनता बाहर वाला हमारा ओवरसीज मानता है, ना आपके पर कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम जो है वो माशी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद हुआ करती है, और माशी इस्तेहकाम तब आता है जब सियासी इस्तेहकाम होता है, और सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम के साथ जुड़े हुए हैं। मगर इन दोनों चीज़ों के साथ जो सबसे अहम है वो है कानून की हुक्मरानी। जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ गलत हो,
रूल ऑफ लॉ ना हो, वहां कोई तरक्की नहीं हुआ करती। तो शोएब शाहीन आज साहब, आपका सबसे ज्यादा इसका मतलब कि आपकी तरफ से फिर ना ही समझें, चूंकि ज़ाहिर है हुकूमत अगर डायलॉग करेगी तो वो हुकूमत में रहते हुए ही डायलॉग करेगी, हुकूमत की हैसियत से ही डायलॉग करेगी, और आप जो शराइत आयद कर रहे हैं तो उसके बाद तो ये हुकूमत का क़याम ही नहीं रहेगा, हुकूमत मौजूद ही नहीं रहेगी, तो फिर वो किस तरह से, किस हैसियत में फिर वो डायलॉग कर सकते हैं? तो इसका मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ना ही होगा जवाब, अगर इस तरह की कोई ऑफर आई तो। नहीं, देखे ना, आ जाए, कोई रीजनेबल वे आउट निकाल लेना, बताएं, हम जुडिशल कमीशन बनाते हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक हम फैसला ले लेते हैं, बना लें, आप कोई तरीका तो करें ना। अब ये तो नहीं है ना कि आप एक कोई डाका मार ले, आपके घर के ऊपर डाकू बैठा हुआ हो, आपके कब्जा करके बैठा हो, और आप वो बुलाए आए जी हम मेरे साथ मुफाहमत और मीठी मीठी बातें करें, ये कैसे होगा? सबसे पहले तो उस रीजन को खत्म नहीं करेंगे तो कैसे वो सियासी इस्तेकाम आएगा और किस तरह आपके साथ गुफ्तगू आगे चलेगी? बात यह है कि जो हक के नुमाइंदगी है अवाम का है या नहीं है, सही। जमहूरियत जमहूर के बगैर कैसे है? अगर आपने ऊपर से नॉमिनेशंस करनी थी तो फिर आपको इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं थी। 70 अरब रुपए क्यों लगाया? 20 रुपए का बाल फंड उठाया आपने, वो सारा उसमें टेम्परिंग करके दिखा दी, सबके सामने सब कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको रिजॉल्व करना है, वाकई नेक नीयती के साथ पाकिस्तान को तरक्की चाहते हैं, 25 करोड़ आवाम को उनके हुकूक देना चाहते हैं, तो कोई तो तरीका निकाल लें। मुझे बताएं, दुनिया में जो छोटे से छोटे मुल्क हैं तरक्की क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक बात है, वो है कानून की हुक्मरानी, निजाम इंसाफ सबके लिए बराबर है। इंसाफ का तराजू ये नहीं होता कि जो ताकतवर आए उसके हक में डाल दें, या एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो उसको पलट दें, और आज आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से तो मुल्क तरक्की नहीं करते। आपका मुझे बताएं ना, दो काम कर लें। लोकल इन्वेस्टर आपके ऊपर तब ट्रस्ट करेगा जब ऐसा माहौल देंगे। लोग पैसा लेके यहाँ मुल्क से बाहर जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, पिछले 1.5 साल के अंदर 15 लाख बंदा चला गया। दुबई की तारीख में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने की है, और इसी तरह आप उठा लो जिस अंदाज से ओवरसीज से वो इन्वेस्टमेंट अपनी रख के बैठे हुए नहीं ला रहे। ठीक है, चलें, अब हुकूमत के माइंड में इस वक्त क्या है, और जो हुकूमत की सपोर्टिव जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? खोड़ो साहब से ज़रा जान लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या सोची है। तो खोड़ो साहब, बिजनेस कम्युनिटी ने तो अपनी तजवीज़ दे दी, आप लोग तो पहले ही मुफाहमत की बात करते हैं, और जरदारी साहब हमेशा ये बात करते हैं कि अपोजिशन को भी साथ लेकर चला जाए, उनको भी इंगेज रखा जाए, लेकिन अब इस सूरत हाल में आप लोग क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के, जब तक वो दूर नहीं होंगे तो ये मामला तो रिजॉल्व होने वाला नहीं है। कोई इसका वे आउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है? जनाब, ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, खोड़ो साहब आपसे पूछ रहे हैं। देखें, बात सुने, बिजनेस कम्युनिटी चाहेगी कि ये शोर शराबा न हो और हमें कुछ अपनी तजवीज़ों पर और काम पर तवज्जो देने का मौका मिले। बिजनेस कमेटी हमेशा यही चाहेगी, अवाम भी यही चाहते होंगे। तो उन सब की बातों को देख के प्रेसिडेंट ने भी यही बात कर दी कि जी मुफाहमत का अमल होना चाहिए, मुफाहमत का अमल होना चाहिए। बातें तो आप सुन रहे हैं ना इस दोस्त की, जिसने सारी चीजें करके ये कह दी कि तुम हुकूमत खत्म करो तो बस ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे बात। मरियम भी बेकार है, नवाज शरीफ भी जाली है, शहबाज शरीफ भी जाली है, असेंबली भी जाली है, मेंबरान भी जाली हैं, सिर्फ यही हकीकत है। अब इस तरह के जब जवाब आएंगे आपको तो बैठेंगे किस तरह से बात करें? वैसे जमहूरियत में अपोजिशन और गवर्नमेंट का तस्वर तो है ही है। गवर्नमेंट है, आप उससे बात करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से तवक्को करते हैं कि वो आपको बुलाए तो आप उनसे जाके बात करें, तो इसका मतलब है आपने गवर्नमेंट को मान लिया। सही। अगर गवर्नमेंट को मान लिया तो रखो, ठीक है, उस बात पे आप करो अपनी अपोजिशन, हुकूमत को करने दो अपनी हुकूमत। शोर शराबा असेंबली में होता है, असेंबली में तो होता है, बड़े बड़े मुल्कों के असेंबली में होता है। ये तस्वर तो ठीक है कि जी अपोजिशन भी होती है और हुकूमत भी होती है। जहां तक मुफाहमत की बात थी, तो आप तो बेसिकली इस हुकूमत के सारी चीजों को नफी कर रहे हैं कि वो सब झूठे हैं, जाली हैं, और जब तक ये जाली होंगे तब उनसे क्या बात करें? सही। तो फिर कैसे बात होगी? लेकिन खोड़ साहब, अब ये जो एहतजाज जो असेंबली के फ्लोर पर होता है, वो अब असेंबली से निकलकर अब तो वो सड़कों पर आ रहा है ना, अब तो ये तैयारी कर चुके हैं सड़कों पर आने की, और सिर्फ ये अकेले नहीं है, इसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं। जब देखें, बात सुने, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सियासत को आपने देखा है कि सड़कों पर भी आया जाता है। ये पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, नवाज शरीफ सड़कों पे आया, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पीपुल्स पार्टी सड़कों पे आई।
इमरान खान की हुकूमत थी तो JUI सड़कों पे आ गई, इमरान खान की हुकूमत थी तो पीपुल्स पार्टी सड़कों पे ये होता है। इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अपनी पार्टी के, अपने मुल्क के सियासी निजाम को डावाडोल करने के वाहिद मुर्तकब ये हुए हैं जब उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया। ठीक, जब कौमी असेंबली को लात मार के कह दिया कि जी हम असेंबली में नहीं बैठेंगे क्योंकि इस असेंबली ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवाया है, इसलिए हम असेंबली में नहीं बैठेंगे। ये खुद डेमोक्रेटिक बात नहीं थी। इस्तीफा न देते, आके बैठते अपोजिशन में, साल भर लगाते, 16 महीने लगाते, जो कुछ था, फिर उसके बाद इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट होते वो मान लेते। अब इलेक्शन में जो भी रिजल्ट सामने आए हैं, किसी भी जमात को मेजॉरिटी नहीं है, तो 2-4 जमातें आपस में इकट्ठी होकर उन्होंने मेजॉरिटी बना ली और हुकूमत बना ली। सही है। आपने कसम उठाया असेंबली में आके, आप इसमें मेंबर बने हो, आपने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। ठीक है, अब यानी इस निजाम का तो ये पार्ट बन गए हैं, अब लचक क्यों नहीं दिखा रहे या दिखाना चाहते हैं आगे? ये वे आउट आपकी अपनी नजर में कोई है या फिर ये हुकूमत को ही कुछ सोचना पड़ेगा कि किन पॉइंट्स पर, किन शराइत पर आपसे डायलॉग करने? ये मेरे साईं, ये मेरे भाई, वे आउट बड़ा सिंपल है। थोड़ा सा आ रहा हूं मैं आपकी तरफ जरा। जी शुएब साहब, आपने अगर आइन और कानून की पासदारी नहीं करनी तो फिर कोई वे आउट नहीं है। इस मुल्क में आइन है, जिस मुल्क में कानून है, जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ है, तो आप पाबंद हैं उस पर अमल दरामद करने के। अगर आपने जंगल के कानून को कहें हम मान लें, जंगल के कानून का इस्तेमाल करते हुए जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत और डाकाजनी करते हुए लोग मुसल्लत हो चुके हैं। अब चूंकि मुसल्लत कर दिए गए हैं, लिहाजा आप इनको तस्लीम कर लो। भाई हम कैसे तस्लीम कर लें? पूरा इंटरनेशनल मीडिया इनको तस्लीम करने को तैयार नहीं, पूरा नेशनल मीडिया आपको तस्लीम करने को तैयार नहीं, पूरे पाकिस्तानी आपको ठुकरा चुके हैं। मुझे बता दें हमने क्या गैर कानूनी मुतालबा किया है, बता दें। शुएब साहब, आप लोगों ने भी तस्लीम कर लिया जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात करते हैं वज़ीर आज़म से, तो वो उनको वज़ीर आज़म तस्लीम कर रहे हैं, तो वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं? नहीं, दो पोजीशनें, एक है एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी PTI के KP के, वो एज प्रेसिडेंट मुलाकात नहीं की। एक है टू रिजॉल्व द गवर्नमेंटल इश्यूज, टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बीइंग चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सिटिंग से मुलाकात की है या कर रहे हैं, वो फंक्शनिंग को आगे चलाने के लिए। इसी तरह हम असेंबली में बैठे हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कई लोगों ने कहा है कि जी आपकी अपनी KP में एहतजाज है कि जी कोई सीटें आपने भी गलत ली हैं। मैंने 15 दिन पहले इमरान खान से मिलने के बाद एक मुतालबा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जनाब तमाम सीटें हम खोलने को तैयार हैं, आए बनाएं जुडिशल कमीशन, जिस सीट पे आप हाथ रखेंगे हम पूरे पाकिस्तान में हम उसको खोलने को तैयार हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम तो देखें ना, हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। अच्छा शुएब साहब, पहले आप लोगों की शर्त ये थी कि बाकी सूबों में भी सीटें खोली जाए, हल्के खोले जाएं, उस सूरत में आप लोग तैयार हैं। तो अब वो शर्त तो आपने हटा दी है ना, अब आप लोग चाहे बाकी सूबे खोले ना खोलें, आप लोग हल्के खोलने को तैयार हैं? देखिए, हमने पहले भी ये कहा था, लेकिन किसी थ्रू जुडिशल कमीशन के जरिए होगा ना। आप सारे हल्के खोलें, क्यों ना खोलें? फिर अगर हमारे तो सिर्फ अब तो तैयार है, हमने सबसे पहले कंसेंट दे दी, सही, हम शर्त भी नहीं रखते, आए स्टार्ट हमसे कर लें, मगर कोई किसी लाहेमल के जरिए करे ना। ये तो नहीं है ना कि आप हमारे ऊपर तो ये सब कुछ करें, और जो कुछ यहाँ सारी दुनिया ने देखा, जो जमहूरियत को तमाशा बनाया गया, जो ड्रामा बना के पेश किया गया, जो शब खून मारे गए, और उनको हम वो कहते हैं कि जी आप उसको तस्लीम कर लें। हम क्यों तस्लीम कर लें? हम बाकी प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल चलें। इस पर खोड़ो साहब भी शायद आपसे इत्तेफाक करें, ये कम से कम इलेक्शन की हद तक तो खोड़ो साहब क्या आप इत्तेफाक करेंगे? चूंकि इलेक्शन पर तो आप लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप भी कराची के मैंडेट पर एहतजाज कर रहे थे और MQM के मैंडेट को आप जाली कह रहे थे। मेरे साहब, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। 2018 वाली पर भी हमें एतराज़ात थे, लेकिन हमने मुनासिब समझा था कि हम असेंबली में आए। दूसरे लोग बाइकआउट करके चले जाना चाहते थे, इस्तीफा देके चले जाना चाहते थे, हमने उनको राजी करके असेंबली में ले आए थे। ये 2018 पर भी हमारे एतराज़ात थे ना, लेकिन हमने फिर भी असेंबली को चलाना मुनासिब समझा। हमने आज भी असेंबली को चलाना मुनासिब समझा। ये दोस्त हैं जो चाहते हैं कि असेंबली न हो, टर्मोइल हो, फ्रस्ट्रेशन हो, और इस तरह से इनकी बात को आगे बढ़ने का मौका मिले। सही, अपोजिशन है, बिस्मिल्लाह करो अपोजिशन। हुकूमत है, उनके पास मेजॉरिटी है, कानून साजी भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसमें बात क्या है कि जिससे हम बात करें?
कौन सी बात है जिससे हम बात करें? आप कस्में उठा चुके, इलेक्शन में आप हिस्सा ले चुके, अपने वजीर आला भी बन गया। अब वजीर आला केपी में आप मेजॉरिटी में है तो वो ठीक है, इलेक्शन पंजाब में ठीक नहीं है, सिंध में ठीक नहीं है, बलूचिस्तान में ठीक नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। शुएब शाहीन साहब से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जो इस वक्त आज शहबाज शरीफ साहब ने दौरा किया है बिज़नेस कम्युनिटी से, और उन्होंने जो अपने डिमांड्स उनके सामने रखी हैं वो किस हद तक जायज़ हैं और उस पर किस तरह से अमल दरामद होगा, एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया और बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, और बिज़नेस कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म के सामने अपनी ये डिमांड रखी कि बिजली और गैस के नर्ख कम किए जाएँ, उसकी कीमत में फ़ौरी कमी की जाए, वरना एक्सपोर्ट को बढ़ाना और उसको रोक देना फिर शायद बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मुमकिन हो नहीं सकेगा। अब वज़ीर आज़म ने इनके मुतालबात को तो जायज़ करार दिया है और ताजिर कम्युनिटी को, बिज़नेस कम्युनिटी को इस्लामाबाद बुलाया है, जहाँ एक दूसरा सेशन होगा और फिर उसमें जो इस दौरान हुकूमत की वर्किंग होगी वो उनके सामने रखी जाएगी। अब किस हद तक ये काबिल अमल डिमांड है, और अगर इस डिमांड को हुकूमत पूरा करने में कामयाब होती है तो IMF के साथ फिर जो डील है पाकिस्तान की वो तो मुश्किलात का शिकार नहीं हो सकती, चूँकि वहाँ से भी शराइत ऐसी आती हैं कि बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाया जाए, उस टैरिफ में इजाफा किया जाए, टैक्स का जो नेट है उसको बढ़ाया जाए। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जो बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड है ये कितनी काबिल अमल है इस वक्त? हुकूमत के पास क्या इतना स्पेस मौजूद है कि गैस और बिजली की कीमत में थोड़ी बहुत कमी की जा सके? देखिए, जो स्टाइलाइज्ड फैक्ट्स हैं अबाउट ग्रोथ, जो दुनिया समझ गई है और दुनिया ने कामयाबी भी की है, ईस्ट एशिया हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, वो तो यही है कि पाकिस्तान उसको फॉलो करे, और वो हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ हो, पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि जिसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ ईज़ ज़रूर हो, यानी कि आसानी से लोग कारोबार कर सकें। और दूसरी बात यह है कि आप दुनिया से इंगेज्ड हों, कंपेटिटिव फर्म्स हों, ये जो सारे मुहर्रिकात हैं ये एक अच्छा ग्रोथ फ्रेमवर्क क्रिएट करते हैं। आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव ऑल अंडरस्टूड। अब इसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बड़ा आंसर जो है वो बिजली, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। पाकिस्तान की 25 से 30% जो बिल है इस वक्त वो इम्पोर्टेड एनर्जी का है, क्योंकि इम्पोर्टेड एनर्जी से ही हम एनर्जी चला रहे हैं। सो अब इसको भी समझ लेते हैं। पिछली साल नेपरा की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 47% बिजली जो मुल्क में प्रोड्यूस हुई है वो इम्पोर्टेड फ्यूल से हुई है। सो एक तो ये बात समझ लें। दूसरी ये बात समझ लें कि लाइन लॉसेस, TND वो बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी बात ये समझ लें कि बिजली का निज़ाम कम्प्लीटली विद दी गवर्नमेंट सेक्टर है। डिस्कोस भी, जेनकोस भी, IPPs भी ज़्यादा जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं या CPEC के अंडर हैं। जो पुराने IPPs थे इनके प्राइवेट सेक्टर के, वो तो अब अपनी उम्र गुजार चुके हैं। उनका जो 2100 अरब आपकी जा रही है कैपेसिटी पेमेंट में, उनका इसमें भी बहुत छोटा शेयर है। तो इन दी एंड बात यह है कि अगर आपने बिजली के सेक्टर को ठीक करना है तो इसकी तंजीम में नौ करनी पड़ेगी। इस वक्त तो बिजली की फील्ड में नोटिफिकेशन है, आपने नेपरा से फिर प्राइस चेंज बेस टैरिफ में मांगा हुआ है। आपके ही डिस्कोज हैं जो उन्होंने ही ये पिटिशन किया हुआ है, आई थिंक 5 से 7 रुपए बढ़ने का। जो बिज़नेस कम्युनिटी कह रही है वो 250 अरब का बिल जो है वो ये बता रही है कि हमारी 13 सेंट से बिजली 9 सेंट कर दी जाए, और ये जो बोझ है सब्सिडी की बजाय लोगों पर डाल दिया जाए, यानी कि डोमेस्टिक कंज्यूमर, क्योंकि वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है। ये भी बात ठीक है। अब ये मैंने सारी बातें आपके सामने इसलिए रखी हैं कि आप इन सब का जायज़ा लेकर एक तंजीम नौ जब तक नहीं करेंगे, पॉलिसी साजी की भी, ऑपरेशंस की भी और रेगुलेटर की भी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये शिफ्ट करने की है, क्योंकि ऑलरेडी IMF भी समझता है कि जो इन्फ्लेशन के मारे लोग हैं, 29% पिछले साल, 25% इस साल और 12 से 15% अगले साल। आपका जो 1 लाख रुपया था, ये सोचिए कि उसकी वर्थ एंड ऑफ 3rd ईयर तो मेरा ख्याल है आधे से भी कम रह जाएगी। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टैंड। मैं इसीलिए कहता हूं कि बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। हमारे कलीदी मसाइल स्पेशली ऑन द एनर्जी साइड बहुत सवियर हैं और बहुत डीप हैं। इनको ठीक किए बगैर ग्रोथ फ्रेमवर्क पाकिस्तान में
किसी भी सूरत आई थिंक एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस किसी भी सूरत कायम करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो खाकान साहब इसका मतलब जब कमिंग वीक में ये नेक्स्ट जो इनका सेशन होगा तो उसमें फिर बिजनेस कम्युनिटी को यही सारे फिगर्स वगैरह प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम फिर समझाने की कोशिश करेगी, चूँकि ये जो वक्त लिया गया है शायद ये अब ब्रीफिंग लेंगे प्राइम मिनिस्टर अपनी रेलेवेंट मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से और दीगर मिनिस्ट्री से, और फिर ये ताजरों के सामने, बिजनेस कम्युनिटी के सामने इस पॉइंट को रखा जाएगा, चूँकि उनकी डिमांड को तो आज जायज़ करार दिया है लेकिन उस जायज़ डिमांड को फिर पूरा करना बड़ा चैलेंजिंग लग रहा है आपकी बातों को सुनकर। इट इज़ चैलेंजिंग जी। आपको सारी जनरेशन की कॉस्ट ठीक करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को कम करना पड़ेगा। 2700 अरब का सर्कुलर डेट खड़ा है, उसकी लीकेज 560 अरब रुपया इस साल होनी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ 47% बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से बनी है पिछले साल में। ये तो नेपरा की रिपोर्ट के फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको। ये सिवेरिटी है चैलेंज की। आगे आने वाला एक और बिल खड़ा हुआ है जिसमें बिजली बढ़ रही है। अब ये सारी तंजीमें ना किए बगैर पीक की डिमांड 35,000 है और सर्दियों में डिमांड 8-9 हज़ार आ जाती है। इसका बड़ा आसान हल है, आप सारी गैस जो 26% कंज्यूमर्स के पास जाती है वो काट दीजिए और उनको कहिए कि आप बिजली पे आ जाएं, यानी कि सारा पाकिस्तान वन सिंगल सोर्स पे आ जाए। हार्ड डिसीजंस लीजिए और ये गैस दीजिए इन प्लांट्स को जो बहुत एफिशिएंट हैं पाकिस्तान के, और जब वो एफिशिएंटली सस्ती बिजली बनाएंगे तो सारा हाउस होल्ड वार्मिंग भी, किचन भी इस पे शिफ्ट कीजिए। मैंने तो एक मुश्किल बात आपके सामने रखी है, सीपेक के आईपीपीज का बहुत बड़ा बोझ है आपकी 2100 अरब में, उस पे जाके नेगोशिएट कीजिए। डेट की रीप्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी आपको, बट यू नीड टू हैव वेरी वेरी स्मार्ट पीपल जो ये काम कर सकेंगे। इतने आसान नहीं है। लाइट टच रेगुलेशन पे जाने के लिए नेपरा और ओगरा को आपको मर्ज करना पड़ेगा, एक रेगुलेटर बनाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि भाई आप मार्केट मेकिंग का काम करें, छोड़ दें ये काम सिर्फ टैरिफ डिटरमिन करने का। फिर आप जब ये सब काम करने शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि एनर्जी को 4 से 5 साल चाहिए उस शेप में आते हुए कि डिस्कोस छोटे हो जाएं, कुछ बिक जाएं, कुछ हम उनको इम्प्रूव कर सकें। थर कोल पे जाने में एक खर्चा आएगा, ऐसे ही तो नहीं हम थर कोल पे चले जाएंगे ना, बॉयलर तब्दील करने पड़ेंगे। मतलब ये कह देना आसान है, ये 3 साल लगेंगे थर कोल पे जाते हुए, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ। फिर इसी तरह वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस को पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें। अब अगर आप ग्रिड की जो कंस्ट्रेंट है उसको करना, वो एक बड़ी मुश्किल है। फिर आप ये सोचिए, आखिरी बात, कि 27 रुपए मांगे हैं इस वक्त पाकिस्तान की जिसको हम CPPA कहते हैं उसने, कि व्हीलिंग चार्जेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली ले जाने की, बिजनेस टू बिजनेस, इसमें कौन सा कारोबार हो सकता है सिर्फ ले जाने के लिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि एक एरिया जो है ना, आप श्योर कर लें भाई, जो सर्जरी मांगता है वो ये जो लाइट टच चेंजेस है ना, इससे ये हल नहीं होना। वो है कि प्रोफेशनल पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट बनाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ जो एनर्जी है पहले वो ही बना लें। आपने 3 मिनिस्ट्रीज रखी हुई हैं, पेट्रोलियम, गैस, पावर, वाटर, बल्कि ये 4 हो जाती हैं। चले आप पेट्रोलियम और गैस को इकट्ठा करते हैं, वन सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वन सिंगल सोर्स ऑफ मिनिस्ट्री बनेगी। मैं ये बातें थोड़ी सी तल्ख कर गया हूँ आज, बट बहुत ज़्यादा कंसर्न है मुझे कि एनर्जी को ठीक किए बगैर 2700 अरब का तो पावर सेक्टर का है ना, गैस सेक्टर का भी बहुत बड़ा सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, चलें आने वाले दिनों में खाकान साहब इस पर मजीद भी बात, चूँकि वक्त थोड़ा कम था, तो बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न